नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज हमारी क्लास संघवाद पर होगी। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए मेंस में ये टॉपिक है संघीय और गैर संघीय विशेषताएं। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये संघवाद क्या होता है और एकात्मक विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघवाद क्या है। भारतीय संघवाद देखिए एक अद्वितीय मॉडल है। तो अगर आप फेडरलिज्म में जाएंगे तो आप देखेंगे और यूनिटरी दो प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक, तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि फेडरल गवर्नमेंट में यूएसए है, कनाडा है और इंडिया है ना, जहाँ पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक, वो क्या होता है, फेडरलिज्म होता है। तो इसके उदाहरण मैंने बताया यूएसए, कनाडा, इंडिया, ये सब फेडरल गवर्नमेंट हो गई। अब दूसरी प्रकार की जो सरकार होती है यूनिटरी होती है। यूनिटरी में जैसे कि आप यूके देखेंगे, फ्रांस देखेंगे, जापान देखेंगे, ये सब क्या होती है, एकात्मक सरकार होती है जिसमें केवल एक सरकार होती है। ठीक, तो सारी शासन प्रणाली केवल एक सरकार द्वारा शासित होती है। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बड़े देश होते हैं वहाँ पर फेडरलिज्म होता है, छोटे देशों में जो है यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। इसी हिसाब से लोगों ने अलग अलग प्रवृत्तियों के हिसाब से अपनाया है। तो हमारे मेंस में प्रश्न आते हैं इससे, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उसमें ऐसा है कि इस तरह से प्रश्न आते हैं कि संघवाद क्या होता है, एकात्मक और संघवादी लक्षण जो हैं भारत में, इसके बारे में लिखने के लिए आता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय संघवाद की क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो देखिए भारतीय संघवाद अमेरिका के संघवाद से थोड़ा सा अलग है। जहाँ पे अमेरिका का संघवाद जो है संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, वहीं पे भारत का जो संविधान है राज्यों के बीच और केंद्र के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक, तो इसके बजाय राज्यों को भारतीय संघ से अलग बनाया गया है। ठीक, और इसके बाद प्रभावी शासन एवं शासन की शक्तियाँ, एक कुल मिलाकर के जो भारतीय संघवाद है वो अमेरिका के संघवाद से काफ़ी अलग है। ये कनाडा के संघवाद से कुछ हद तक मिलता है। तो यहाँ पे एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो अब यहीं पे हम समझेंगे कि ये भारतीय संघवाद की विशेषताएँ क्या हैं। ठीक, तो भारतीय संघवाद की विशेषताएं, क्योंकि ये मेंस में लिखने के लिए आएगा तो आप इसको अच्छे से देखिए। तो भारतीय संघवाद में क्या है कि द्विस्तरीय केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा। और इसके अलावा 7वीं अनुसूची के अनुसार शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र राज समवर्ती सूची में। एक लिखित संविधान होगा। देखिए एक लिखित संविधान जरूरी है संघवाद के लिए, हाँ, संघवादी सरकार के लिए, क्योंकि आप वहाँ पे क्या होगा कि केंद्र राज संबंधी मुद्दे आएंगे। अगर ये चीज़ लिखित में नहीं है तो ज़्यादातर ये होगा कि टैक्स के बंटवारे को लेकर के, आदि समस्याओं को लेकर के अनेक चुनौतियाँ पैदा होंगी। इस वजह से एक लिखित संविधान इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। संविधान की सर्वोच्चता, देखिए संविधान यहाँ पे सर्वोच्च होता है ताकि किसी भी प्रकार की जो तानाशाही प्रवृत्ति है यहाँ पे ना उपज पाए। संविधान की कठोरता, एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो ताकि वो किसी भी प्रकार की न्यायपालिका और कार्यपालिका के अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को नियंत्रित कर सके। ठीक, तो इसके अलावा द्विसदनवाद होगा। दो प्रकार के सदन होंगे जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व, लोकसभा केंद्र का प्रतिनिधित्व। इस प्रकार से चुनावी संघवाद होगा। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि एक प्रकार से जो शक्तियों का विभाजन है वो एक हम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कार्यपालिका, यहाँ पे लिखते हैं विधायिका, यहाँ पे लिखते हैं न्यायपालिका। तो ये एक प्रकार के चेक बैलेंस है, एक दूसरे को ये नियंत्रित करते हैं। तो यही जो प्रणाली है वो भारतीय संघवाद है। तो भारतीय संघवाद की और भी विशेषताएं जैसे कि हैं, तो इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये शक्तियों का विभाजन, आर्टिकल 246 संघराज सूची, समवर्ती सूची, इसके बारे में कहा गया है। ठीक, तो इसमें संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे रखे गए हैं। मतलब ये एक ऐसी विशेषता है जो एक सशक्त केंद्र का निर्माण करती हैं। तो भारत की जो संघवाद प्रणाली है वो एक सशक्त केंद्र के साथ संघवाद की प्रणाली है। तो इसमें ऐसे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ पे संघ मजबूत है। तो संघात्मक विशेषताएं देखते हैं। तो उसमें हमने देखा कि आर्टिकल 246, जिसमें कि क्या है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र की तरफ हैं सूचियों में। ठीक, तो इसके साथ साथ ये राज्य सूची में क्षेत्रीय विषय शामिल हैं। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आपातकालीन शक्तियों में आप देखेंगे कि आपातकाल जब लगता है तो सारी शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाती है। तो यहाँ पे संघवाद और केंद्र के मध्य अक्सर चुनौती का विषय बना रहता है। तो
अखिल भारतीय सेवाएं आप देखेंगे तो ये भी एक प्रकार का जो है संघ वहाँ पे केंद्र को मजबूत बनाता है कि जहाँ पे आईएएस आईपीएस ऐसी जो सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, यहाँ पे इनके लिए आईएएस आईपीएस काम तो करते हैं राज्यों के लिए, लेकिन इनकी नियुक्ति प्रशिक्षण सारे काम केंद्र करता है। यहाँ पे राज्यपाल की जो भूमिका है वो भी हमें एक सशक्त केंद्र की तरफ इशारा करती है, जैसे कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट कहा जाता है और उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें, ठीक। और जो संसाधन है, जो वित्तीय संसाधन है उस पर अधिक नियंत्रण केंद्र का है, वो केंद्र के पक्ष में ज़्यादा है। तो ये भी एक मुद्दा रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे सशक्त केंद्र है। और अब संघवाद के मध्य हम चुनौतियाँ देखते हैं। तो संघवाद के मध्य चुनौतियाँ क्या हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया गया है, और जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जबकि क्या है कि ये संघवाद के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, उनको सभी को एक समान अधिकार मिलने चाहिए थे, समान शक्ति मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर है, तो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएगा, उसकी सीट ज़्यादा रहती है। इस प्रकार से आपातकालीन शक्ति जो है वो भी चुनौती है कि कभी इसका दुरुपयोग केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल की भूमिका और राज्यों की स्वायत्तता, राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में मैंने बताया ही। राज्यों के गठन संबंधी शक्ति, क्षेत्रों में नाम बदलना, ये सब सारी शक्ति केंद्र के हाथ में होती है। अखिल भारतीय सेवाएं भी मैंने बताया ही। और इस प्रकार से जो है संघवाद के मध्य अक्सर चुनौती पैदा होती रहती है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद पैदा होता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हम ये इसमें संघवाद, क्योंकि भारत का संघवाद ये थोड़ा सा एक विशेष प्रकार का संघवाद है, तो इसमें हम कई प्रकार देखते हैं। तो एक सहकारी संघवाद आपने सुना होगा, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य क्षैतिज संबंधों पर आधारित होता है, ठीक। एक प्रतिस्पर्धी संघवाद होता है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद जो होता है उसमें केंद्र और राज्य के मध्य लंबवत संबंध पर आधारित होता है, और राज्यों के मध्य क्षैतिज संबंध पर आधारित होता है, ठीक। तो ये सहयोग, प्रतिस्पर्धा, टकराव, ये सब सारी चीज़ें संघवाद की विशेषताएं हैं। तो अलग अलग लोगों ने भारतीय संविधान के संघवाद को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया, कि किसी वेयर ने इसे अर्धसंघात्मक श्रेणी में रखा। तो अलग अलग लोगों ने इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें के बारे में बताया है ना। जैसे देखिए ये लिखा है कि अर्धसंघी जो है केसी वेयर ने बताया, जिसमें एकात्मक के साथ कुछ संघी लक्षण विद्यमान है, इसलिए भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा केसी वेयर ने। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके बारे में देखते हैं। अब इसके बारे में मैंने जैसे कि एक आंसर लिखा है, तो यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न बनेगा संघवाद और एकात्मक के ऊपर, किस प्रकार से मेंस में प्रश्न बनेगा और आप कैसे लिखेंगे। देखिए यहीं पे आप अच्छी समझ विकसित करेंगे। इस संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का आंशिक रूप से केंद्र एवं राज्य तथा स्थानीय स्तर पर विभाजन होता है, ठीक। संक्षिप्त तौर पर संघात्मक शासन व्यवस्था द्वैक शासन व्यवस्था है एक प्रकार की, जिसमें केंद्र के साथ कई राज्य सम्मिलित होते हैं। कि ये देखिए भारत हो गया, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, और ये राज्य जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ये एक प्रकार का ये संघ है। जो कि यूएसए का जो संविधान आता है वहाँ पे राज्य और केंद्र के मध्य समझौते का परिणाम होता है। तो ये अंतर हो जाता है। तो आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सामान्य सा एक डिफिनेशन देना है कि ये संघवाद क्या होता है। तो फिर आगे इसमें है कि भारतीय संविधान का संघात्मक ढांचा है, परंतु इसमें कई एकात्मक शक्तियाँ भी हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संवैधानिक ढांचा संघात्मक है और उसकी आत्मा एकात्मक है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम बहुत सामान्य सा संघवाद की विशेषताएं बताएंगे, और फिर भारत में एकात्मक जो तत्व हैं उनके बारे में बताएंगे, और फिर एक निष्कर्ष पर निकलेंगे कि क्या भारत के संविधान एकात्मक है कि संघात्मक है, ठीक। तो एकात्मक संघीय विशेषताएं जैसे कि देखिए संघीय शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके साथ साथ द्विसदनी व्यवस्थापिका होती है। बड़े क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों के लिए उचित होता है ये, ठीक। ये सब सारी विशेषताएं जो होती हैं वो संघवाद की होती हैं। तो मुख्य रूप से यही है कि शक्तियों का विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी। ये सब सारी चीज़ संघात्मक विशेषताएं आप प्री में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम पॉइंट लिखा है क्योंकि 125 शब्द का था ये, तो इसमें आप इसको पॉइंट को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी एकात्मक विशेषताएं में आप आएंगे तो आपातकालीन प्रावधान, जिसमें कि आर्टिकल 352, 356, 360 आपने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ा होगा।
तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के जो आपातकाल होते हैं, यहाँ पे जो है केंद्र का वर्चस्व हो जाता है, केंद्र के हाथ में सारी सत्ता शक्ति आ जाती है। तो ये एकात्मक तत्व की तरफ जो है भारतीय संविधान, भारतीय संघवाद को एकात्मक तत्व की तरफ ले जाता है, ठीक, एकात्मक विशेषता की तरफ ले जाता है। इस राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं की शक्ति 312, आर्टिकल 312 जो है ये भी है। आवश्यक शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, इकहरी नागरिकता, भारत में देखिए भारत तो एक ही है और सभी राज्यों के लिए कोई स्पेशल नागरिकता नहीं है। जिस प्रकार से अब यूएसए में देखेंगे कि राज्यों के लिए भी नागरिकता है और केंद्र के हिसाब से दोहरी नागरिकता है, तो भारत में इकहरी नागरिकता है। ये भी जो है एकात्मक तत्व की तरफ इशारा करता है। दूसरा, संसद की राज्य सीमा परिवर्तन और राज्य नियंत्रण की शक्ति, आर्टिकल 2 और 3 के बारे में आप पढ़ेंगे तो सारी शक्ति, राज्य की सीमा का बदलना, नाम बदलना आदि चीज़ें जो हैं केंद्र सरकार ही करती है, संघ सरकार ही करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय संविधान में दोनों तत्व मौजूद हैं। देखिए एक हम सार्वगर्भिक निष्कर्ष से किस प्रकार से आपको कितना अच्छा प्रस्तुत किया जा सकेगा, ये कर सकेंगे कि ये संघात्मक है कि एकात्मक है। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान सभा में कहा था कि हमने अमेरिका की तरह सशक्त संघीय ढांचे का वर्ण नहीं किया है। भारतीय संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार संघात्मक और एकल दोनों है। भारतीय संविधान को एक अनूठा संविधान कहना ज़्यादा उचित होगा। तो यहाँ पे हमने भीमराव अम्बेडकर की एक लाइन बताई जो कि उन्होंने संविधान सभा में कही थी। तो वहीं पे उन्होंने ये बताया कि भारतीय संविधान जो है वो काल और परिस्थिति के अनुसार जो है एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताएं रखता है। तो हमने इस प्रकार से भारतीय संविधान को रिजिड संविधान नहीं बनाया है, हमने इसको एक प्रकार से एक जीवंत दस्तावेज बनाया है भारतीय संविधान को, ताकि वो समय और काल के हिसाब से जो है प्रासंगिक रहे और एक अच्छा लोकतंत्र पेश करे। इस प्रकार से भारतीय संविधान भारतीय संविधान को एक अनूठा संघवाद करना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा उचित होगा। तो बहुत आसानी से हमने ये टॉपिक को समझ लिया कि ये एकात्मक और संघवाद जो दो विशेषताएं होती हैं, यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम होते हैं, हमने समझ लिया कि भारतीय संविधान में क्या है। तो इसके ऊपर इसी तरह का प्रश्न बनता है। आप इससे प्री और मेंस दोनों के लिए एक उचित समझ रखेंगे और आपको निश्चित ही लाभ होगा। इसके बाद हमारे आगे टॉपिक चलते रहेंगे। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।